डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल उर्फ मुकेश उर्फ जोनाथन उर्फ व्लादिमीर लिदिस्ती है। आप सोच रहे होंगे मेरे इतने नाम? अभी तो मैंने बहुत कम बताए हैं। ऐसे सैकड़ों नाम हैं मेरे, क्योंकि मुझे समय समय पर नाम बदलने पड़ते हैं। आप पूछेंगे मेरा धर्म क्या है? मैं हिंदुस्तानी हूं। मैं रॉ के लिए काम करता हूं, इसीलिए समय समय पर नाम बदलते रहना पड़ता है और ऐसे मिशन को अंजाम देना पड़ता है जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता। कभी कभी तो बिल्कुल मौत के मुंह में जाकर बचकर वापिस आना पड़ता है और हमें पता नहीं होता हम वापिस आएंगे या नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी देने का वादा किया होता है। कसम खाई होती है कि अगर हम मरेंगे भी तो कुछ बताएंगे नहीं। इस समय मेरा नाम अनिल है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ पर एक बैंक में काम करता हूँ। बड़ी साधारण सी जिंदगी है। सुबह सुबह काम पर जाना और शाम के वक्त वापिस आना। एक छोटा सा घर है, पुराना बंद पड़ा ये घर मुझे किराए पर मिला है। लेकिन असल में यहाँ पर एक ऐसा कमरा मौजूद है जहाँ से मैं हेडक्वार्टर बात कर सकता हूँ। और मुझे पता है जल्द ही मुझे एक नया मिशन मिलने वाला है। और सुबह सुबह जब मुझे चिट्ठी मिली थी जिसमें लाल रंग के पेन से कुछ लिखा हुआ था और मैं समझ गया था ये एक नया काम है। शब्दों से पहचान नहीं हो पा रही थी क्योंकि साधारण संदेश था जिसे डिकोड नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसका मतलब यही है, नाम बदलने का समय आ गया है। नया पासपोर्ट मुझे मिलेगा, नया नाम मिलेगा, नई पहचान मिलेगी। जब मैं हेडक्वार्टर पहुंचा था, डिटेल्स वाली वो फाइल मेरे सामने रखी गई थी। मेरे सीनियर्स उस कांच के पीछे की तरफ थे। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। हमेशा यहाँ पर ऐसे ही उनसे बात करता हूँ और उन्होंने मुझे बताया मुझे पाकिस्तान जाना होगा। ये एक इमरजेंसी मिशन है और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उन्हें खबर मिली है पाकिस्तान में एक अलग नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो कुछ ऐसे वेपन्स बनाने में लगे हैं जिससे ना सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया को तबाह किया जा सकता है। सीक्रेट एजेंट्स जो कि पाकिस्तान में प्लांटेड हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि इसमें पाकिस्तान की सेना भी मिली हुई है और वो सिर्फ फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि रहस्यमय जादुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पाकिस्तानी सेना सहारा ले रही है ऐसी काली ताकत का जिससे वो ऐसे हथियार बना रहे हैं जो इंसानों का खात्मा तक कर सकते हैं। इसीलिए मुझे हड़बड़ी में पाकिस्तान भेजा जा रहा है। मेरा नया नाम जुनैद है। मैं कराची का रहने वाला हूँ। कुछ समय के लिए मैं बहरीन में रहा, लेकिन वहाँ पर टांग में चोट लगने के कारण मुझे वापिस आना पड़ा। अब से मैं जुनैद ही था जो थोड़ा लंगड़ा कर चलता है। बांग्लादेश के जरिए मैं पहुँचा बहरीन। बहरीन से मैं सीधा पाकिस्तान पहुँचा। कराची में उतरते ही अब मैं नए रूप में आ चुका था। लंबी दाढ़ी थी मेरी और थोड़ा थोड़ा लंगड़ाता हुआ चल रहा था। पुराने घर की तरफ जा रहा और मुझे डर इसी चीज़ का था कोई मुझे पहचान ना ले, क्योंकि बहुत सालों से मैं बाहर हूँ। चेहरा थोड़ा बदला हुआ कह सकता हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो मुझे अच्छे से जानता है फिर तो मुश्किल बढ़ सकती है। और मैंने अपने सीनियर्स से पूछा था आखिर ये जुनैद है कौन? तो उन्होंने बताया बहरीन में नशा करके एक खड्डे में गिरकर वो मर चुका है और उसकी लाश को वहां दफनाया जा चुका है। उसकी पहचान मिटाई जा चुकी है, इसीलिए मेरी पहचान के बारे में कोई जान नहीं सकता। उसके माँ बाप बहुत साल पहले मर चुके थे, इसीलिए वो अकेला बहरीन गया था। लेकिन नशों की लत ने उसे बुरी तरह से फंसाया, जिस कारण उसकी मौत हो चुकी है। तो मुझे असल में कोई पकड़ नहीं सकता था। अगर मैंने छोटी सी भी गलती की फिर मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ। मेरा सबसे पहला टारगेट है कराची में रहने वाली एक लड़की कश्मीरा। कश्मीरा एक विधवा है लेकिन बड़ी चालू है।
मुझे उसे फंसाना है क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट्स पाकिस्तानी आर्मी में भी हैं। उससे मैं बहुत ज़्यादा जानकारी निकाल सकता हूँ, लेकिन उसे पटाना एक मुश्किल काम था। हर सुबह मुझे उसके रेस्टोरेंट के करीब जाना पड़ता। वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलती और हर बार किसी न किसी मर्द के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं ना कहीं चली जाती। इसीलिए उससे बात करने का मौका मुझे मिल नहीं पा रहा था, लेकिन मैं किसी तरह से उसे पटाना चाहता था। ये भी पता था मुझे, हो सकता है वो ISI के लिए काम करती हो, इसीलिए बड़ी सावधानी बरतनी होगी। 2 महीने बाद मुझे मौका मिला था। उसके रेस्टोरेंट के बाहर मैं सामान लेकर जा रहा था। जैसे ही वो उस दरवाजे से बाहर निकली, मैं उससे टकराया। मेरे पास कांच का सामान था जो नीचे गिर चुका था। सामान टूट चुका था, लेकिन उसे बड़ा दुख लगा, इसीलिए वो माफ़ी मांगने लगी। लेकिन मैं उसकी आंखों की तरफ देखता जा रहा था। मैंने कहा, अरे आपकी आंखें कितनी सुंदर हैं। और वो हंसने लगी और कहने लगी, अरे आपका सामान टूट चुका है और आप मेरी आंखों की तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा, अब सामान तो टूट ही चुका है, उसे तो ठीक किया नहीं जा सकता, लेकिन आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं। वो हंसने लगी थी और फिर कहने लगी थी, चलिए अब नुकसान तो हो ही चुका है, आइए अंदर आइए, ये रेस्टोरेंट मेरा ही है, आपको कुछ खाना खिलाती हूँ और मुझे बताइए क्योंकि मेरे कारण ये सामान टूटा है तो खर्च कितना होगा। मैं अंदर गया था। उसने कहा, बताइए आप क्या खाएंगे। मैंने कहा, आप जो भी खिला दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप कुछ बातें करेंगी तो मैं मान लूँगा कि जितना खर्च हुआ है वो वसूल हो चुका है। ऐसे वो हंसती जा रही थी, मैं उसे हंसाता जा रहा था। लड़कियां पटाने में मैं माहिर था। लगभग 200 मिशंस में मैं लड़कियों को पटा चुका था, इसीलिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। लेकिन वो तो पहले से पटी पटाई थी। 2 दिनों तक मैं बार बार उस रेस्टोरेंट में जाता रहा और वहां जाकर जानबूझकर सामान गिरा देता और कहता, अरे आपके रेस्टोरेंट के दरवाजे के कारण सामान गिरकर टूट गया, तो इसकी भरपाई आप करेंगी, मैं अंदर आ सकता हूँ। 2-3 दिन ही लगे थे। वो मुझसे पूछने लगी थी, तुम यहाँ पर बार बार आते रहते हो, इतना तो मैं समझ गई हूँ, पहली बार गलती हो सकती है, दोबारा जो सामान टूट रहा है तुम मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं उससे अक्सर मिलने लगा था, उससे प्यार का इजहार कर दिया था और मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ। वो बड़ी खुश थी। वो कह रही थी कोई ऐसा मिला ही नहीं जो जिंदगी भर साथ निभाए। मैंने कहा, तुमने कोशिश की है। उसकी आंखें थोड़ी नीचे झुक चुकी थी। फिर उसने कहा, कोशिशें तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन धोखे ही मिल रहे हैं। मैं समझ चुका था वो अकेली है। फिर क्या? मैंने उसे कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ निकाह करना नहीं है। मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी भी चली जाए, लेकिन मेरा नाम हो जाए। उसने कहा, मैं भी ऐसा ही कुछ करना चाहती हूँ, इसीलिए मेरी कोशिश तो जारी है, लेकिन कोई ऐसा काम मिल नहीं पा रहा है। मैंने उसे कहा, लेकिन तुम्हारा तो रेस्टोरेंट है ना, तो तुम काम क्यों ढूंढ रही हो? उसकी नज़रें झुक चुकी थी, वो डर चुकी थी। मैंने उसे गले से लगाया और कहा, देखो डरो मत, मैं जानता हूँ तुम भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती हो, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, क्यों ना मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे धमाका हो जाए। वो डर गई थी, कहने लगी थी, तुमने जैकेट तो नहीं पहनी, उसमें कुछ बारूद तो नहीं लगा? मैंने उसे कहा, नहीं, मैं ऐसे लोगों के बीच वो पहनकर नहीं घूमता। ये बात सुनकर उसकी आंखों में मैंने खुद के लिए प्यार देखा था। फिर वो मुझे रेस्टोरेंट के पीछे लेकर गई। मुझे कहे जा रही थी, जल्दी करो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं भी चाहता था कि उसके साथ अंधेरे में जाऊं, लेकिन बात कुछ अलग थी। सबसे पहले मैं उसके लिंक जानना चाहता था, उसके बाद उसके साथ रिश्ते बनाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर की जो आग थी वो फूटी पड़ी थी। पीछे वाले अंधेरे में लेकर गई। मैं उसे बाहों में धर लेना चाहता था, लेकिन वो कहने लगी, रुको, इसमें जल्दी मत करो, मैं कुछ और बात करने के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। यहाँ पर ना कैमरे लगे हैं, ना कोई माइक लगा है। मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? एक खुफिया काम है, एक ऐसा ग्रुप है जिसकी मेंबर मैं हूँ और हम कुछ बड़ा करने की कगार पर हैं, कुछ बहुत बड़ा। बताओ, तुम साथ देना चाहोगे? मैंने कहा, बिल्कुल, मैं अपनी जान कुर्बान करना चाहूँगा अगर की जा सकती है। उसने मुझे गले से लगा लिया,
फिर कहने लगी, कल सुबह 9 बजे तैयार रहना, मैं कुछ खास लोगों से तुम्हें मिलवाने के लिए ले जा रही हूं। तुम्हें शुरू में ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग लेने के बाद तुम हथियारों को चला पाओगे। उसके बाद तुम्हें एक बड़े ग्रुप में ज्वाइन करवा सकती हूं। वहां तक तो मैं भी पहुंच नहीं पाई हूं, लेकिन मुझे लगता है अगर तुम पहुंच गए तो मैं भी तुम्हारे साथ वहां पर पहुंच सकती हूं। मेरी ख्वाहिश है उस ग्रुप का हिस्सा बनना। उसने नाम बताने से मना कर दिया था। वो नाम सबके सामने नहीं लिए जाते। अगले दिन जब मैं उस अड्डे पर पहुंचा था, एक पुरानी बिल्डिंग थी। नीचे कई लोग खड़े थे जिन्होंने अपनी बंदूकों को छिपाया हुआ था ताकि कोई देख ना सके। देखने में कुर्ता पायजामा पहने वो साधारण लोग लग रहे थे, लेकिन उनकी मोटी मोटी जांघें ये बता रही थी कि जांघें पतली ही हैं। कुछ लपेटा हुआ है जांघों पर, हथियार ही होंगे, और जैकेट पहनी हुई है, अंदर कुछ है। पक्की बात है बारूद ही होगा। देख देख कर थोड़ा डर भी लगा था, लेकिन मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। इस ग्रुप का हिस्सा बनना ही था मुझे। कश्मीरा मुझे उस इमारत के ऊपरी फ्लोर पर लेकर गई थी। वहां पर मैं किसी ऐसे से मिला था जो इस ग्रुप का सरगना था। इस ग्रुप का नाम था धमाका-ए हिंद, और इनका काम है हिंदुस्तान में धमाके करना। अब तक ये सफल नहीं हो पाए हैं। इन्होंने कुल 90 लोगों को भेजा है, लेकिन सबके सब सरहद पर ही मर जाते हैं। वहां पर ही धमाके करते हैं और खुद ही मर जाते हैं, लेकिन मारते किसी को नहीं। वो चाहते थे किसी ऐसे को अपने इस ग्रुप में रखना जो समझदार हो। बाकी सब ऐसे ही हुआ करते थे। उन्हें भूख लगती थी तो ग्रेनेड की पिन निकालकर उसे खाने की कोशिश करते और सरहद पर ही मर जाते। उनका सरगना मेरे सामने बैठा था। उसका नाम था बशीर गोला। एक ऐसा नाम जो किसी ने नहीं सुना होगा, क्योंकि वो सरगना था। खुद अंजाम नहीं देता था। जितने भी मिशन होते अपने लोगों को भेजता, लेकिन उसका विन रेशो 0% था। सभी सरहद पर मरते। मैंने पहले बताया ना आपको। बशीर गोला के सामने मुझे जमीन पर बिठाया गया। मेरी गर्दन पर चाकू रखा गया और कश्मीरा की गर्दन पर भी चाकू रखा गया। फिर वो कहने लगा, तू एजेंट है ना रॉ का, भारत से आया है, तुझे क्या लगा हमें पता नहीं लगेगा? उस समय मुझे लगा था मेरे मरने का समय आ गया है। ये सच में पहुंचे हुए हैं। इन्होंने ये डाटा कहां से निकाल लिया? मैं तो खुफिया मिशन के लिए यहां पर आया था। मैंने छोटी मोटी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी, ठुड्डी थोड़ी लंबी करवाई थी। इससे मैं पहचान में आ ही नहीं सकता था। आखिर इसे कैसे पता चल गया? फिर मेरी गर्दन के पास चाकू पहुंचा। मैंने आंखें बंद कर ली थी। सामने सब हंसने लगे। बशीर गोला कहने लगा, अरे छोड़ो, बच्चों को इससे ज़्यादा मत डराओ, ऐसा ना हो दिल का दौरा पड़ जाए। उठो बच्चों, जो बड़े काम के लिए तुम तैयार हो। मैं बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। पता है बच्चों, तुम तो कराची के रहने वाले हो और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया है। इश्क में डूबे हुए हो, ना सिर्फ एक दूसरे के बल्कि देश के इश्क में डूबना चाहते हो तो आओ, सही जगह पर आए हो। लेकिन आगे का इम्तिहान बहुत मुश्किल होने वाला है। तुम दोनों की जो ट्रेनिंग होगी उसमें तुम्हें कितने नंबर मिलते हैं, उसके बाद ये तय होगा कि तुम्हें सरहद के पार भेजा जाए या ना भेजा जाए। ये जो इम्तिहान है बड़ा मुश्किल है, दे पाओगे? मैं खड़ा हो गया था और कहने लगा था, जी बिल्कुल, मैं इम्तिहान देना चाहता हूँ, मैं शहीद होना चाहता हूँ। वो खुश हो गया और कहने लगा, भेजो इन दोनों को गिलगित, इनकी ट्रेनिंग होगी और देखते हैं ये ट्रेनिंग में पास हो पाते हैं या नहीं। रॉ में मुझे ऐसी ट्रेनिंग मिली थी, पानी के नीचे 2 मिनट तक सांस रोकना, पत्थरों के बीच कुचल दिया जाना। कई बार मेरी हड्डियों को तोड़ा जा चुका था। मैं अगर मुझे टॉर्चर भी मिले तो मैं कैसे मरूंगा? दांत के बीच जहर रखा हुआ है मेरे, जोर से दबाऊंगा दांत टूटेगा, इससे जहर गले में चला जाएगा और मैं बिना कुछ बताए मर सकता हूं। ट्रेनिंग मिली थी मरने की भी, लेकिन यहां पर इम्तिहान कैसा होगा, इनकी ट्रेनिंग कैसी होगी मुझे नहीं पता था। गिलगित बाल्टिस्तान में पहुंचा था। वहां इस ग्रुप के ज़्यादातर मेंबर्स मुझे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार थे। पहली ही सुबह मैं और कश्मीरा काले कपड़ों में मुंह ढके हुए। मैंने उनसे पूछा था, मुंह क्यों ढका हुआ है? यहाँ पर हमारे सिवा तो कोई मौजूद नहीं है। तो उनका कहना था, यहाँ पर जो कुत्ते बिल्लियाँ जानवर हैं ना,
हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे निकल गई है। वो किसी शैतानी ताकत का सहारा ले लेते हैं तो कुत्ते बिल्लियों से भी उगलवा लेते हैं कि कौन सा आदमी था। पता नहीं यहाँ कहाँ से कोई ड्रोन भेज देते हैं, कभी किसी जगह फट जाता है, कभी किसी जगह। हमारे कई लोग तो ऐसे ही यहाँ पर मारे जा चुके हैं। हम इसीलिए मुंह ढक कर रखते हैं ताकि कोई जानवर भी हमारा चेहरा ना देखे। तुम भी मुंह को ढके रहना ताकि तुम्हारा चेहरा कोई देख ना पाए। अगर किसी कुत्ते ने तुम्हारा चेहरा देख लिया, उसके पीछे पड़ जाना, उस कुत्ते को मौत के घाट उतार देना। ऐसा ना हो वो कुत्ता जाकर सरहद के पार किसी को बता दे। मैं एक बार उनके चेहरों की तरफ देख रहा था, सोच रहा था ये ट्रेनिंग देंगे तो कैसी ट्रेनिंग देंगे, इनकी तो बातें ही बड़ी अजीब हैं। पहले दिन मुझे कैंप में ले जाया गया। वहां पर ढेर सारे आलू रखे गए थे। मैं उन आलूओं को देख रहा था, इसमें कुछ ना कुछ छिपाया गया होगा। अब जानूंगा मैं आखिर ये कैसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। मैंने उनके सरगना से पूछा जो मुझे ट्रेनिंग देने वाला था, हमें यहां पर क्या करना होगा। उसने कहा वो आगे पेड़ नजर आ रहा है, देखो कितने फुट दूर है, क्या आप वहां पर कुछ फेंक सकते हो इतनी दूरी से। मैंने कहा जी मैं कोशिश कर सकता हूं, शायद मैं फेंक पाऊं। उसने कहा तो उठाओ आलू फेंको। मैं आलू उठाकर फेंकने लगा। कश्मीरा ज़्यादा दूर तक फेंक नहीं पा रही थी, लेकिन मैं फेंक पा रहा था। लगभग 20 किलो आलू थे। 20 किलो आलू वहां पर फेंके गए। मेरा कंधा दर्द करने लगा, लेकिन मैंने पूछा ये ट्रेनिंग कैसी है, क्या उस आलू में कुछ था, मुझे लगा उससे कुछ होगा। उसने कहा यहाँ ग्रेनेड की कमी है, तो ये आलू का वजन भी उतना ही है। आलू को ग्रेनेड समझकर फेंकना होगा। तो जब ग्रेनेड फेंकने का समय आएगा ना, हम करीब ग्रेनेड नहीं फेंकेंगे। कई बार हमसे अपने पैरों के करीब गिर जाता है, तो यहाँ पर कई लंगड़े, वो देखो पीछे जो घूम रहे हैं ना बिना टांगों वाले, वो ऐसे ही लंगड़े हुए हैं। तो दूर फेंकना है। तो आलू से ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले ग्रेनेड से दिया करते थे, तो कभी कभी कुछ लोग पिन निकालते, जितने में मैं बताता कि उतनी दूर मारना है, वो कहते अरे डर लग रहा है, उतने में वो ग्रेनेड फट जाता। तो यहाँ पर ऐसे कई लोग मारे जा चुके थे। तब से हमने आलू का इस्तेमाल करना शुरू किया है, और तुम्हारा आलू बड़ा दूर जा रहा है। जब हम सरहद के करीब होंगे ना, वहां पर जो भारतीय सेना है वो बॉर्डर के उस तरफ होती है। जैसे आलू फेंका है वैसे ग्रेनेड फेंक कर भागना है। तुम भाग पाओगे ना? कल हम भागने की ट्रेनिंग करेंगे। ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग तो आज हो गई। एक दिन आलू फेंकने की ट्रेनिंग दी थी, अगले दिन उन्होंने भागने की ट्रेनिंग दी। गिलगित की एक पहाड़ी के शिखर पर हम सब खड़े थे। सब भाग रहे थे नीचे की तरफ। ढलान में जब कोई उतरता है, जितनी तेजी से भागे तो वो जल्दी गिर जाएगा, पत्थरों में सर टकराएगा। 20 लोग थे, जिनमें से 10 बेहोश हो चुके थे। मैं भी भागा, लुढ़क गया था। मैंने पूछा पहाड़ी से नीचे भागने की ट्रेनिंग क्यों मिल रही है? अगर ग्रेनेड फेंका तो दूर भागने के लिए सपाट मैदान होगा, ऐसे पहाड़ी थोड़ी ना होगी। उसने कहा हमें तेज भागना है, और मैंने इतने सालों की ट्रेनिंग ली है तो मेरा दिमाग काम करता है। किसी पहाड़ी से नीचे भागेंगे तो ज्यादा तेज भाग सकते हैं। मैंने ग्रेविटी को भांप लिया है। सब तालियां मार रहे थे। वो सरगना सब कह रहे बड़े दिमाग वाला है, बड़े दिमाग वाला है। मुझे वहां ऐसा महसूस हो रहा था मैं यहीं पर मर जाऊंगा। ये लोग जैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेरी मौत यहीं पर लिखी है। लगभग 25 दिन मेरी वहां पर ट्रेनिंग हुई थी। आलू फेंके, भागा, बंदूकें कैसे जोड़नी है, कैसे खोलनी है, हर तरह की ट्रेनिंग मिल चुकी थी। अंतिम दिनों में वहां पर गोलियां चलाने की ट्रेनिंग भी थी। बंदूकें हमें पकड़ाई गई। मैं सबसे पहले गोली चलाना चाहता था, लेकिन यह भी दिखाना था कि मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं पीछे खड़ा हो गया। सब मुझ पर हंस रहे थे, डरपोक डरपोक। लेकिन ये समझदारी थी। जो सबसे पहले वाले 3 थे ना, जब उन्होंने गोली चलाई, बंदूकें फट गईं, उनके हाथ फट गए, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं था। सब हंसकर कहते अरे ये चाइना वाली तो फटी जाती हैं, वो रशिया वाली लेकर आओ। मैं उनकी तरफ देखने लगा, ये कौन सी है? उन्होंने कहा कई बार रशिया वाले भी चाइना वाली पकड़ा देते हैं, तो असल में तो कह नहीं सकते, लेकिन ये वाली रशिया से आई हैं, चुराई गई हैं, सेना ने हमें दी है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था ये लोग अब तक जिंदा कैसे हैं, लेकिन चलो जिंदा हैं, कोई बात नहीं, सरहद पर मारे जाएंगे। ट्रेनिंग मेरी पूरी हुई थी।
फिर से मैं उसी सरगना से मिला था। बशीर गोला मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश था, कश्मीरा को देखकर भी बहुत ज्यादा खुश। मेरे बच्चे, तूने वो इम्तिहान पास कर लिया। ना तो तू लंगड़ा हुआ ना काना हुआ, कुछ नहीं हुआ तेरे पास। सच में ऊपर वाले का हाथ है तेरे ऊपर, तू कोई बड़ा काम करेगा। मुझे लगता है इम्तिहान में पास होने के बाद तुझे वो बड़ा काम देना ही होगा। तुझे धमाके करने हैं, धमाके, सरहद पर धमाके करने हैं और दुश्मन को ये बताना है कि हम कमजोर नहीं हैं। मुझे मेरा पहला मिशन मिला था और मुझे नहीं पता था कि शुरू में ही ये मिशन मिल जाएगा। मैं चाहता था किसी और संस्था का हिस्सा बनूं, उस तकनीक के बारे में जानूं, लेकिन उनका भरोसा जीतने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे कि वो मुझ पर भरोसा कर पाते। मैं उस मिशन के लिए तैयार हो गया। हम 6 लोग थे जो सरहद पार करके हिंदुस्तान में जाएंगे, कश्मीर में धमाका करेंगे। मैं उनके साथ था। जैसे ही हम सरहद पार करने वाले थे, मैंने अपने साथियों को ये मैसेज भिजवा दिया था, किसी हिस्से से हम एंटर होंगे, वहाँ 6 लोग होंगे जिनमें से छठा मैं हूँ। 5 लोगों को पकड़ लेना और मैं ग्रेनेड से उन 5 को उड़ा दूंगा। सामने बैठकर ये काम करेंगे, लेकिन मुझे फिर वापस भेज देना ताकि मैं उनका भरोसा जीतूं और आगे का ये मिशन पूरा कर पाऊं। मैंने ऐसा ही किया। सरहद पर भारतीय सेना पहले से तैयार थी। जिस पेड़ के नीचे मैंने उन्हें कहा था कि हमारा इंतजार करना, वहां पर वो इंतजार कर रहे, लेकिन वहां पर फेंसिंग थी। उस फेंसिंग को पार करने के लिए यहां अजीब सी तरकीब का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने वहां पर एक गुफा बनाई हुई थी। उस गुफा से हम 6 लोग निकले। मैं उन्हें उस पेड़ के पास लेकर गया। वो मुझसे पूछ रहे थे, जनाब क्या उस तरफ से हमें जाना चाहिए? हमें सेना के जवान नजर नहीं आ रहे। मैं पेड़ के पास लेकर गया और जैसे ही लगभग 20 से 30 आर्मी वाले हमें घेर चुके थे, मैंने कहा, तो सेना के जवान नजर आए? तब उन्होंने मेरी तरफ इशारा कर दिया था। मैंने वहीं पर ग्रेनेड अपने साथियों को बांधा। वो 5 लोग धमाके से फट चुके थे। मैं बचा था। उन आर्मी वालों के साथ बैठकर मैंने खाना खाया। फिर उन्होंने पूछा कि तुम इस तरफ कैसे आए? मैंने उन्हें बताया, वो वाली गुफा। उन्होंने उस गुफा को बंद नहीं किया, बल्कि उसकी पहचान कर ली, ताकि अगली बार कोई गुफा से निकल रहा हो तो गुफा को उस समय उड़ाना है ताकि वो उसी के बीच से मरे। ऐसे ही मैं वापस चला गया। वहां धमाके की आवाज से चारों तरफ सन्नाटा था और खबर पहुंचा दी गई थी कि 5 लोग धमाके से मारे गए हैं। बशीर गोला के पास पहुंचा था मैं, और उन्होंने मुझे तोहफा दिया था। सोने के कई सिक्के दिए थे। मुझे यह भी कहा जा रहा था कि तुम विदेश घूमना चाहते हो तो जा सकते हो। वो सब खुश थे कि मैंने धमाके से 5 लोग मार गिराए, लेकिन हमारे 5 लोग भी शहीद हो गए। अब उन्हें कौन बताए, जो 5 लोग मैंने मार गिराए थे वो अपने 5 ही थे। मुझे एक और संस्था के पास भेजा गया। कश्मीरा का चुनाव नहीं हुआ था। वो तो रो रो कर बुरा हाल कर चुकी थी, लेकिन मुझे आगे बढ़ना था। वो ज़रूरी काम करना था। तस्करे पाकिस्तान, ये एक ऐसी संस्था है जो बहुत ज़्यादा आतंक मचाती है। मुझे वहाँ पर उन्हें ज्वाइन करने का मौका मिला था। बशीर गोला को अलविदा कहने का समय आ चुका था। तस्करे पाकिस्तान का सरगना है बारूद अजहर, लेकिन मैं बारूद अजहर से मिलना चाहता था, लेकिन मिल नहीं पा रहा था। सबसे पहले मुझे छोटे अड्डे पर भेजा गया था ताकि मुझे उनके हथियारों के बारे में पता चल सके। उस अड्डे पर ऐसे ऐसे हथियार पड़े हुए, मैं सोच में पड़ा हुआ था। वो ड्रोन बनाने का काम कर रहे थे। वो चाहते थे कि हम अपने लोगों को सरहद पार करके ना भेजें, यहाँ से ड्रोन छोड़ा करें। मैंने वहाँ पर कई ड्रोन देखे। चाइनीज़ ड्रोन थे जिनके ऊपर कैमरा लगा हुआ। वो उस कैमरे को निकाल रहे थे। उसके बाद ऐसे ही ड्रोन को छोड़ते, फिर कहते ऐसे ड्रोन हम मारेंगे किसी न किसी सैनिक के सर पर। मैंने पूछा था एक ऐसे ही आदमी से कि इस ड्रोन से नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि ये आधा किलो का भी नहीं है और इसमें कोई विस्फोटक भी नहीं लगा है और इसकी तो रेंज कम होती है, ये तो वही है 2500 रुपये वाला। उसने कहा हम इसमें खास हथियार लगाने वाले हैं।
ये 2500 रुपये वाले जो ड्रोन हैं ये सस्ते भी पड़ेंगे और इससे हम किसी न किसी सैनिक को मौत के घाट भी उतारेंगे। उसके बाद हम अपनी जीत का जश्न मनाएंगे, जैसे वो 5 भारतीय सैनिकों को मारा गया है ना। सुना है तुमने उन 5 को मौत के घाट उतारा। धमाका बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन हमारे 5 लोग भी शहीद हुए। हम इसे पाकिस्तान की जीत करार देते हैं। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, हमारा एक जिंदा शहीद आया है। मेरे आने की खुशी में वहाँ पर धमाके किए जा रहे थे, पटाखे चलाए जा रहे थे और बीच में से 2-3 ग्रेनेड भी उन्होंने फोड़ डाले। उनके 15 लोग मारे गए थे, उन्हें भी शहीद करार दिया गया। मैंने कहा ये तो हादसा है, हादसे में मरे लोग शहीद थोड़े ना होते हैं। उन्होंने कहा जब कोई मर जाता है तो वो शहीद होता है। हमारे पहले सरगना तो बाथरूम में नल पर सर टकराने के कारण मारे गए थे, हमने उन्हें भी शहीद ही कहा। वहाँ पर मैंने कई मिसाइलें भी देखी, लेकिन ऐसे लोगों के पास मिसाइलें हैं, ये तो आतंकवादी है ना जो आतंक मचाते हैं। लेकिन इनके पास मिसाइल क्या कर रही हैं? वो बड़ी बड़ी मिसाइल थी जो टेम्पू पर रखी हुई थी। मैंने पूछा था क्या इसके लिए कोई बड़ी गाड़ी नहीं मिली आपको? उन्होंने कहा गाड़ियों पर शक होता है सबको, इसीलिए हम टेम्पू के पीछे मिसाइलों को ऐसे फंसा कर रखते हैं। मिसाइलें तो सच में खतरनाक थी, लेकिन वाहन उतना खतरनाक नहीं लग रहा। लेकिन इनके पास मिसाइलें कैसे आईं? ये तकनीक कैसे आई? तकनीक तो सेना के पास है ना, या बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास। मैंने उस आदमी से पूछा था और उसने कहा था बारूद अजहर के पास एक ऐसी ताकत है जो उसे जानकारी देती है। वो एक रूहानी ताकत है, एक शैतानी ताकत है, एक जिन जो बारूद अजहर की मदद करता है और उसे पहले ही बता देता है आगे क्या होने वाला है, तकनीक की जानकारी। और उस दिन मुझे लगा था मुझे बारूद अजहर के करीब जाना होगा, उस जिन की जानकारी जुटानी होगी, क्योंकि बारूद अजहर कुछ बहुत बड़ा करने वाला था। क्या करने वाला है छोटे लोगों को पता नहीं था, सिर्फ बड़े लोगों को पता था, और मुझे कुछ बड़ा करना होगा उन तक पहुंचने के लिए। मैंने एक ऐसे आदमी को ढूंढा जिसका नाम भी बशीर था। बशीर इस अड्डे का मालिक था। यहां पहले कसीनो हुआ करता था। इस कसीनो को तोड़ा गया, उसके बाद शराब का ठेका खोला गया, शराब का ठेका भी तोड़ा गया, इसे अड्डे में तब्दील किया गया। अब यहां पर ऐसे आतंकवादी कुछ बड़ा करने से पहले इकट्ठा होते हैं। वहां कुछ बड़ी प्लानिंग की जा रही थी। मुझे उस प्लानिंग की जानकारी हमारी एजेंसीज तक पहुंचानी थी, लेकिन पहले पता तो लगे आखिर ये करना क्या चाहते हैं। मैंने उस अड्डे पर देखे 10 लोग जो औरतों के कपड़े पहनकर नाच रहे थे। उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, नाचने की कोशिश कर रहे, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। मैंने पूछा आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? उन्होंने कहा क्या तुम भी इसका हिस्सा बनना चाहते हो? हमने मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल किया है। हमें बारूद अजहर जी ने बताया है जिनकी जानकारी से इससे हिंदुस्तान में आतंक मचाया जा सकता है। हम इन्हें ट्रेन कर रहे हैं, पूरी तरह से औरतों की तरह ट्रेन करेंगे, फिर इन्हें भारत में भेजेंगे बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने के लिए। वहाँ जब ये बॉलीवुड तक पहुँच जाएंगी फिर अंदर की जानकारी हमें भेजा करेंगी, और जब कोई बड़ी घटना होगी ये पाकिस्तान का साथ देंगी और हिंदुस्तानी समझेंगे कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेस साथ दे रही हैं तो हमें भी साथ देना चाहिए। ये हमारी दूरदर्शिता है। तब मुझे पता लगा ये दूसरी टोली है। पहली टोली भारत भेजी जा चुकी है। मैं सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन भारत तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि वो गुजरात में पहुंचने वाले थे कश्ती के जरिए, कराची के समुद्री रास्ते से वो कश्ती निकलती, लेकिन चप्पू चलाते चलाते आधे रास्ते पर वो थकान के कारण मारे गए। इसीलिए इस बार इन लोगों को मोटर बोट दी जाएगी। भले ही पैसे कम थे, सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल डाल कर दिया जाएगा, जिससे ये आधे रास्ते तक पहुंच सकते हैं। बाकी फिर से इन्हें चप्पू ही चलाने होंगे। मैंने पूछा था आखिर पेट्रोल ज़्यादा क्यों नहीं दिया जाएगा? उन्होंने कहा जब हम मेहनत करते हैं तो हमें शहादत मिलती है। पहले वाले भी शहीद हुए हैं, ये वाले हो सकता है आधे रास्ते पर शहीद हो जाएं या चप्पू चलाते चलाते गुजरात तक पहुंच ही जाएं। तस्करे पाकिस्तान संस्था 2 भागों में काम करती थी। मुझे उसकी जानकारी पूरी तरह से जुटानी थी, जो मैंने कुछ दिनों में जुटा ली। पहला हिस्सा पैसे जुटाने का काम करता है,
दूसरा हिस्सा जुटाए गए उन पैसों से हथियार खरीदने का काम करता है और उसके बाद अटैक्स किए जाते हैं। मैं पहले हिस्से की पूरी जानकारी चाहता था। आखिर ये इतने रुपए इकट्ठे कहां से करते हैं? मुझे उस अड्डे तक पहुंचाया गया क्योंकि मुझे हर चीज की ट्रेनिंग लेनी थी, इसीलिए मुझे ट्रेनिंग के लिए वहां भेजा गया। और वहां पर हाथ में कटोरा पकड़ाकर सड़क पर मुझे 24 घंटे तक बैठना था और यही कहना था, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। 24 घंटे बोल बोल कर मेरा गला थक चुका था। फिर मैंने पूछा, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा, ये फाइनेंशियल टीम ये कटोरिया पकड़कर क्या करती है? तो उन्होंने मुझे बताया, हम देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में डिप्लॉय होते हैं, क्योंकि वैसे तो हमें रुपए मिलते नहीं, हमें मांगने पड़ते हैं, और इसमें देश के प्रधानमंत्री जी भी हिस्सेदार हैं। तो ऐसे ही हम मुंबई में, भारत के और कई शहरों में डिप्लॉय होकर भीख मांगते हैं, लेकिन हम अटैक्स नहीं करते, सिर्फ भीख इकट्ठी करके पाकिस्तान भेजते हैं जिससे यहां पर हथियारों को खरीदा जा सके। मैंने उनसे पूछा था, आखिर हम भारत में जाकर क्यों मांगते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं मांगते? उन्होंने कहा, हमने मांगने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की तो जनता भी भिखारी है, इसीलिए कोई रुपया देता ही नहीं था, इसीलिए हमें कुछ अमीर मुल्कों में जाना पड़ता था। अगले 10 दिनों तक मुझे उस फाइनेंशियल टीम में हिस्सेदारी बनानी थी, वहां पर ट्रेनिंग पूरी करनी थी, अपनी टांग को पीछे मरोड़कर रस्सी बांधकर लंगड़ा बनना, आंख के ऊपर पट्टी लगाकर काना बनना, या सर के बाल मुंडवाकर सर के ऊपर कीड़े रेंगते हुए दिखाना, या जमीन पर लौटकर गंदगी में लौटकर अपने शरीर पर बहुत ज्यादा बदबू लेकर आना, जिससे कोई ना कोई भीख देने को तैयार हो जाए। फाइनेंशियल टीम का यह काम मैं करने वाला तो नहीं था, लेकिन मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। इसके बारे में अब मैं अपने सीनियर्स को बताता तो क्या बताता, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात थी, लेकिन अब मैं जानना चाहता था ये हथियार कहाँ से लेते हैं, और उस नए वेपन के बारे में जानकारी जुटाना चाहता था जो यहाँ की एजेंसीज ने कहा है परमाणु हथियार से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या वो उस जिन्न से जुड़ा हुआ है? मैं इस बार सबसे पहले तस्करे पाकिस्तान के सरगना बारूद अजहर से मिलने वाला था, उसके घर। मैंने कहा था, शहादत से पहले, बड़ा काम करने से पहले एक बार उनसे मिलना चाहता हूं, वो अब तक शहीद क्यों नहीं हुए। मैं उनसे मिलने के लिए गया। उन्होंने मुझे 2 बार गालों पर और 3 बार होंठों पर चूमा था। जब होंठों पर चूमा था, ज़्यादा समय लगाया था, इसीलिए मुझे होंठ खुद पीछे हटाने पड़े। उसके बाद जैसे वो ऊपर से नीचे तक मेरी तरफ देख रहे थे, मुझे खुद थोड़ी शर्म आ रही थी। इतनी बड़ी संस्था के सरगना, जिसके ऊपर भारत सरकार ने इतना इनाम रखा हुआ है, वो ऐसी हरकतें करता है। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। वो मुझे कहने लगा, तुम दिखने में सुंदर हो, तुम्हारी शहादत अच्छी नहीं रहेगी, तुम धमाके वाले काम मत करो, ऐसा करो तुम यहाँ मेरे साथ रहो, 1 महीना तुम्हें मैं ट्रेनिंग देता हूँ। मैं जानता था 1 महीना वो मुझे किस तरह की ट्रेनिंग देने वाला है। वहाँ जितने भी लोग थे, उनके चलने का तरीका थोड़ा टेढ़ा था। सभी के सभी मर्द थे, कुछ ने औरतों जैसे कपड़े पहने हुए। एक मर्द जिसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी, बुर्का पहना हुआ, औरत बना हुआ। क्यों? क्योंकि बारूद अजहर के शौक कुछ ऐसे ही थे, वो तो मैं शुरू में ही समझ चुका था। एक दिन में मैंने अच्छी अच्छी बातें की, नई नई तकनीक बताई। मैंने उन्हें कहा, आपको पता है एक ऐसा जिन्न भी होता है जो खुद ड्रोन बनाकर देता है। हमें किसी मौलाना को ढूंढना होगा जिनके पास कोई जिन्न हो, लेकिन वो जिन्न ताकतवर होना चाहिए और सिला जिन्न के प्यार में फंसा होना चाहिए, दर्द उसके अंदर होना चाहिए। फिर उसे हम कैद करेंगे, उसे टॉर्चर करेंगे और उसे ड्रोन बनाने के लिए कहेंगे। उससे मिसाइलें भी बनवाई जा सकती हैं। ये बात सुनकर बारूद अजहर ने कहा था, तुम्हारे पास जो रूहानी जानकारी है, ऐसी जानकारी किसी किसी के पास होती है। तुम्हें तो इस्लामाबाद भेजना चाहिए, उस खुफिया मिशन के लिए तुम भी सही रहोगे। मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। आओ, जाने से पहले गले लग जाओ। मैं गले लगना नहीं चाहता था, क्योंकि वो सिर्फ गले नहीं लगते थे, 4-5 चुम्मियां भी देते थे, और ज़्यादातर चुम्मियां होंठों पर 10-10 सेकंड वाली। फिर धक्का देकर उन्हें पीछे हटाना पड़ता, और उसके बाद उनकी नज़र आगे पीछे जिस तरह से घूमती, मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे थोड़ा गुस्सा भी था, इसीलिए मैं चाहता था
कुछ ऐसा करके जाऊं जिससे मैं कोई फायदा कर पाऊं। मैंने उन्हें कहा, मैं आपके घर में एक कमी देख पा रहा हूं। उन्होंने कहा, कमी? कैसी कमी? यह घर सबसे ज्यादा सुरक्षित है और इसकी जानकारी भारत सरकार भी जुटा नहीं पा रही है। घर का डिजाइन कुछ ऐसा बनाया गया है। मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन भारत सरकार और उनकी खुफिया एजेंसीज सैटेलाइट से भी आपके घर को देखने की कोशिश करते होंगे, तो ऐसे पता चल जाएगा ना कि किसी गरीब का घर है। आप छत के ऊपर एक हेलीपैड बनवाओ। शहर में किसी के घर के ऊपर हेलीपैड नहीं है। आप ऊपर एच लिखवाओ, जिससे कि भारत सरकार को, खुफिया एजेंसीज को लगेगा ये किसी अमीर का घर है, यहां पर हेलीकॉप्टर उतरता होगा। मेरी बात सुनकर बारूद अजहर ने मुझे गले से लगाया और कहा, वाह, तुम्हारी जानकारी तो कमाल की है। मैं कल ही ऊपर एच लिखवाता हूं, हेलीपैड बनाऊंगा, बड़ा सा हेलीपैड। जब मैं उसके घर से निकला था, सबसे पहले मैंने भारत सरकार को यही जानकारी दी थी, अगली बार जब हमला करना तो कराची के बीच में बने उस घर पर करना जिस पर एच लिखा हुआ है। बारूद अजहर समझ ही नहीं पाएगा उसके घर को ढूंढा कैसे गया, वो भी ऊपर से। मुझे इस्लामाबाद भेजा जा चुका था, जहां मैं उस खुफिया टीम से मिलने वाला था जो खुफिया रिसर्च कर रही है। और जैसा मुझे पता लगा है, एक जिन्न के ऊपर मुझे एक बंकर के अंदर भेजा गया, जहां पर कई सैनिक थे। वहां पर कई दरवाजे बनाए गए थे, मोटे मोटे लोहे के दरवाजे। मुझे 7 दरवाजों से गुजर कर पीछे जाना पड़ा और अंडरग्राउंड लैब में मैं पहुंचा था। लेकिन वहां पर ज्यादातर डॉक्टर सफेद कपड़ों में थे, मास्क लगाए हुए, लेकिन कई ऐसे लोग थे जो मुझे देखने में टेररिस्ट लग रहे। उन्होंने कुर्ता पायजामा पहना हुआ था और अपनी दाढ़ी की गांठ बांधी हुई, बिल्कुल जैसे कोई मास्क बनाया हो। वो लोग अफ्रीका के लग रहे थे, लेकिन कपड़े पाकिस्तानी पहने हुए। मैंने पूछा था उनसे, लेकिन वो हुगा लाला कर रहे थे। वो यहाँ के थे ही नहीं। उन्हें ना तो उर्दू आती थी, ना इंग्लिश आती थी, बल्कि अफ्रीका की कोई भाषा आती थी। बस 2 ही शब्द बोलते रहते, हुगा लाला। मुझे लगा ये तो अफ्रीका के लोग हैं, यहाँ पर सुरक्षा के लिए बुलवाए गए हैं, ताकि किसी को उनकी बात समझ में ना आए और वो कोई जानकारी अपने दिमाग में डाल ना सके, किसी को बता ना सके। ये जो खुफिया बंकर था, ये 3 मंजिला था नीचे की तरफ, और मैं पहली मंजिल पर ही था। और तीसरी मंजिल पर किसी ऐसी ताकत को रखा गया था जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान जल्द ही करने वाला है, भारत को तबाह करने के लिए, और मुझे इसकी पूरी जानकारी जुटानी थी। 10 दिन बाद मुझे 2nd फ्लोर पर जाने का मौका मिला और वहां पर बड़े बड़े रॉकेट्स बनाए जा रहे थे। लेकिन मैंने देखा लोहे के वो रॉकेट, और उसके अंदर भरा जा रहा था सुतली बम का वो मसाला। मैं हैरान हो गया, ये सुतली बम वाले रॉकेट? मुझे जानकारी मिली सुतली बम अलग अलग देशों से चुराए जाते हैं और उनका मसाला निकालकर इन रॉकेट के अंदर भरा जाता है। ये रॉकेट भारत पर छोड़े जाएंगे, लेकिन अब तक 3 बार टेस्ट हो चुका है। ये 20 फुट से ज़्यादा उड़ते ही नहीं, तो हमें कई किलोमीटर तक इन्हें उड़ाना है। और वो जिन जल्द ही इसकी जानकारी देने वाला है। इससे पहले उसने इतना ही कहा है, सुतली बम का ये मसाला भरो, मैं बाद में बताता हूँ ये दूर तक कैसे जाएंगे। अगले 20 दिन बाद वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। अब ट्रेनिंग भी क्या कहूँ, उन रॉकेट में वो मसाला भरना, ग्रेनेड तैयार करना। अब उस ग्रेनेड के अंदर उन्होंने सुतली बम का मसाला ही भरा होता, लेकिन कई बंदूकें ऐसी थीं जो रशियन मेड थीं, कुछ चाइनीज़ मेड थीं। लेकिन चाइना से बनी हुई वो बंदूकें जैसे ही गर्मी में पहुंचती थोड़ी पिघल जाती, क्योंकि सभी प्लास्टिक की बनी हुई थी। उन सबको उस पर भरोसा था। सब कह रहे थे इन बंदूकों ने 2 लाख लोगों को मारा है, लेकिन मुझे बाद में पता चला 1,99,000 तो इनके ही सैनिक थे जो बंदूक चलाते वक्त मारे गए थे, और बाकी सामने सिर्फ डर कर मरे थे, दिल का दौरा पड़ने से। गोली हर बार बाहर नहीं निकलती, सिर्फ धमाका होता और बंदूक फटती। लेकिन फिर भी चीन के इन हथियारों पर पाकिस्तान सरकार को पूरा भरोसा था, और इस बार वो खुद यहाँ पर अपने हथियार बनाने में लगे थे। और ये 3रे फ्लोर पर था। जब मैं 3रे फ्लोर पर पहुंचा था, आंखों पर पट्टी बांधी गई थी ताकि मैं देख ना सकूं यहाँ कैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने रिक्वेस्ट की थी, एक बार मैं उस जिन्न से मिलना चाहता हूँ। काफ़ी चला था मैं,
यानी ये बंकर है बहुत बड़ा बना हुआ। सबसे पीछे वाले उस कांच के कमरे में मुझे पहुंचाया गया। फाइबर वाला वो कमरा, वो जिन्न बाहर देख नहीं सकता था। जैसे ही उस कमरे के अंदर मुझे भेजा गया, वो जिन्न हवा में लहरा रहा था। गंजा सर था उसका, पैर नहीं थे, पूंछ थी, उड़ रहा था, पीठ मेरी तरफ थी। घबराते हुए मैंने बोला था, क्योंकि मुझे बताया गया था वो जिन्न गुस्सैल है और गुस्से में कई बार किसी को भी मार देता है। जैसे ही मैंने उससे सवाल किया था, जनाब सुनिए, आपसे बात करने का मौका मुझे मिला है, ये मेरे लिए खुशकिस्मती का समय है। वो पीछे की तरफ मुड़ा, मेरी तरफ देखा उसने और फिर कहने लगा, इसमें खुशकिस्मती किस चीज की? तुम्हें कोई नया हथियार चाहिए? मुझे खास तौर पर यहां भेजा गया था कि जब भी उसके पास किसी नए आदमी को भेजा जाता है, थोड़ा दबाव बनाया जाता है, वो किसी नए हथियार की जानकारी देता है। तो मैं उससे नए हथियार की जानकारी चाहता था और ये भी जानना चाहता था उस जिन्न के पास कैसी ताकत है, वो क्या देता है, कुछ रूहानी, कुछ जादुई, कुछ रहस्यमय, कुछ शैतानी देता क्या है, और कैसे हथियार इस तीसरी मंजिल पर मौजूद है, मुझे अब पता लगने वाला है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा था और उसने कहा, मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगा। जब तक इस पर भरोसा नहीं होता तब तक मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगा। इसे रोज यहां पर आना होगा और आज तुम्हें कपड़े उतार कर नाचना होगा, नाचो मेरे सामने। मैंने कहा, ये कैसा जिन है, कपड़े उतारने के लिए कह रहा है? मैंने कहा, मैं नहीं कपड़े उतारूंगा। उसने कहा, तुम सेना से नहीं हो? लगता तो नहीं, क्योंकि जो भी सेना से आया होता है वो तो खुद कपड़े उतार कर पीठ मेरी तरफ करके नाचने लगता है। मैं सबके स्वभाव को जानता हूं, तुम्हारा स्वभाव काफी सीधा सीधा सा है। मैंने कहा, मैं सेना से नहीं आया हूं, मैं तस्करे पाकिस्तान संस्था का एक मेंबर हूं। उसने कहा, अच्छा, तस्करे पाकिस्तान वाले जो सरहद पर अपने काम करते हैं। फिर उसने मेरे करीब आकर कहा, तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे यहां से निकाल सकते हो, तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा दे सकता हूं जो तुम्हारे काम का हो। मैंने इधर उधर झांका, कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा, कहीं कोई माइक तो नहीं लगा। फिर उसने कहा, डरो मत, माइक कैमरा नहीं लगा, मैंने सबसे पहली शर्त यही रखी थी और मैं महसूस कर सकता हूँ। इतने लोग आए, तू तो मदद कर दे, यहाँ से निकलना है मुझे। इन्होंने पता नहीं क्या क्या मांगना शुरू कर दिया है। भले ही मज़ा मुझे भी आता है, लेकिन ऐसे थोड़े ना है हर बार कुछ नया मांगते रहो। मैंने उसको कहा, तो तुम्हें इन्होंने कैदी बनाया है? उसने कहा, हाँ, इन्होंने मुझे कैदी बनाया है और मेरी ताकतों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरी जानकारी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। 100 मौलाना मिलकर मेरे ऊपर काला जादू करके मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। अब वो लेकर आए हैं या कहूँ मैं ही मज़े मज़े में आ गया था कि चलो सैनिकों से मिलने का मौका मिलेगा। हर पाकिस्तान सेना के बारे में मैंने बहुत सुना है कि उन्हें बहुत अच्छी अच्छी आदतें हैं, मुझे भी वैसी ही आदतें हैं, लेकिन शुरू शुरू में मज़ा आता था, अब जैसे बंधा बंधा सा महसूस होता है। बाकी हर बार किसी एक सैनिक को वो भेजते हैं, खुद ब खुद वो कपड़े उतारता है, फिर उसे कोई ना कोई खतरनाक सी जानकारी देनी पड़ती है, जिससे ये नए नए आविष्कार करने लगे हैं। क्या तू मुझे निकाल सकता है यहाँ से? अगर तू निकालेगा मैं तुझे एक गुप्त जानकारी दूंगा, एक बड़ी जानकारी दूंगा। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं उसका काम करूं या ना करूं। सबसे पहले मुझे ये जानना था आखिर तीसरी मंजिल पर कैसे हथियार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ऊपरी मंजिल पर और बाकी संस्थाओं के पास तो मैंने देख लिया था झंड के हथियार थे, इन हथियारों से क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पर खुफिया हथियार बनाए जा रहे हैं। देखता हूँ कैसे हथियार बनाए जा रहे हैं। जैसे ही मैं वहां से बाहर निकला था, आंखों पर पट्टी नहीं बांधी गई थी। अब मैं अलग अलग लैब में जाकर देख सकता था खुफिया हथियार बनाए जा रहे हैं जिससे भारत के ऊपर हमला किया जाएगा। सबसे पहले सेल पर मैं पहुंचा था। वहां पर लगभग 20 कुत्ते रखे गए थे। पिंजरों में रखे गए उन कुत्तों की पीठ पर पंख लगाए गए थे। मैं हैरान हो गया, ये कैसे कुत्ते हैं और पीठ पर ये छोटे छोटे पंख क्या लगे हुए हैं? वहां के एक वैज्ञानिक ने मुझे बताया था। उसने कहा वो युगांडा में पढ़ाई करके आया है
और उसके पास ये खास तकनीक थी ऑपरेशन करने वाली। और जिन ने बताया कि अगर तुम उड़ते हुए कुत्ते भारत में भेजोगे तो वहाँ पर ये कुत्ते काट काट कर भारत को ख़त्म कर सकते हैं, सैनिकों को ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास पंखों की कमी थी, यहाँ पर लाल कबूतर बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए सफ़ेद कबूतर भी ज़्यादा ही होंगे। तो इन कबूतरों के पंख उखाड़ उखाड़ कर हमने कुत्तों की पीठ पर लगाए हैं। कुत्ते अपनी ताकत से धीरे धीरे पंखों को बड़ा करेंगे और जिस दिन ये उड़ने लायक हो जाएंगे सरहद के पार इन्हें भेजेंगे। ये पहले 20 मुजाहिदीन हैं, इन्हें भेजा जाएगा। उन कुत्तों की तरफ मैं देख रहा था। वो कुत्तों के चेहरे छोटे छोटे हो चुके थे, खाने को नहीं मिलता था, शरीर की हड्डियां नजर आ रही। और पूछा था मैंने उनसे कि इन्हें खाना तो दो, तभी तो पंख बड़े होंगे। उन्होंने कहा जितना खाना हमारे पास आता है हम इन्हें देते हैं। और पीछे से कुछ लोग थे जो हंस रहे थे। समझ में आ गया था मेरे, कुत्तों का खाना तो ये खा जाते हैं, पेट उनके निकले हुए थे। फिर मैं दूसरी लैब में गया था खास तरह का हथियार देखने के लिए। उस सेल के ऊपर बायो वेपन लैब लिखा हुआ था और मुझे डर लगने लगा। ये बायो वेपन बना रहे हैं, ये बायो वेपन्स तो बैन है ना, इसका इस्तेमाल तो कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर कैसे बायो वेपन बनाए जा रहे हैं? मैंने उस लैब को खोला था, उससे पहले मोटे कपड़े पहन लिए थे। उस लैब के अंदर मैंने देखा वहाँ पर कई बोतलें रखी हुई थी जिनके ढक्कन बंद थे, लेकिन बोतलों में कुछ नहीं था, भरी पड़ी थी बोतलें। और बीच में एक मोटा आदमी बिठाया गया था, कुर्ता पायजामा उसने लाल रंग का पहन रखा था। मैं इधर उधर देखने लगा। मेरे साथ मेरा एक साथी था जो मुझे जानकारी देने वाला था। उसने कहा यह है हमारा सबसे बड़ा हथियार, इससे हम हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। मैंने पूछा कैसे, क्या ये मोटा आदमी भी कोई जिन है? उसने कहा नहीं, इनका नाम है फहीम लाला, ये मुर्गी खाना चलाते हैं। मैंने पूछा ये करते क्या हैं फिर? उन्होंने कहा देखो कैसे इन्हें खांसी आ रही है। जब फहीम लाला खांस रहा था ना, बोतल में खांसता, वैसे नहीं खांसता, और फिर उस बोतल को वो बंद करके एक शेल्फ पर रख देता। मैंने पूछा ये बोतलें ऐसे रखी हुई हैं, क्या ये हर बोतल में खांसता है? उन्होंने कहा नहीं, ये सब हमारे बायो वेपन है। फहीम लाला को पिछले 15 सालों से नज़ला ज़ुकाम है, एक गंभीर वायरस शायद उनके शरीर में है। रिसर्च करने की कोशिश हमने की, लेकिन हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। हमारे पास जितनी जानकारी है उससे हमने ये ढूंढ निकाला 15 सालों तक चलने वाला नज़ला ज़ुकाम एक गंभीर वायरस के कारण ही होता होगा। तो ये जब भी खांसता है हम बोतल में इसकी खांसी संभाल कर रखते हैं। ये सभी बायो वेपन है। जब भारत से युद्ध होगा तो हम ये बोतलें छोड़ छोड़ कर मारेंगे। इससे उनके सभी लोगों को नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा और 15 सालों तक वो तड़पते रहेंगे। देखो कैसे खांसता रहता है पूरा दिन। फहीम लाला खांसे जा रहा था, तब मेरी नज़र बाईं तरफ पड़ी। दिन में 50 बीड़ियाँ पीता है वो। बीड़ी पीने के कारण इतनी खांसी आती है। मैंने अपने सर को पकड़ा और कहा ये क्या चल रहा है यहाँ? कहीं ये पागल है या मैं पागल हो गया हूँ जो ये सब नज़र आ रहा है मुझे? फिर आगे एक और लैब नज़र आई थी। वहाँ पर लिखा हुआ था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। सोचने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान के पास एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, एंटी ड्रोन सिस्टम भी, ये खुद का बनाने में लगे हुए हैं। देखो तो सही अंदर क्या है। जब मैंने अंदर देखा, अंदर लाखों में पतंग रखे हुए थे, डोर रखी हुई थी। पूछा मैंने एंटी मिसाइल सिस्टम कहाँ पर है? उन्होंने कहा ये जिस दिन अटैक होगा ड्रोन हमें हवा में नजर आएंगे। ये हमने जितने पतंग बनाए हैं इसके बीच लकड़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ, लोहे का इस्तेमाल किया है। हम पतंग को हवा में उड़ाएंगे, जिस तरफ ड्रोन नजर आएगा हम उसे काटने की कोशिश करेंगे, डोर से लपेट लेंगे। ये चाइना की डोर है, हमें गिफ्ट में मिली है। ये टूटती ही नहीं और ड्रोन को खींचकर हम नीचे उतार लेंगे। उसके बाद वो ड्रोन अपना, फिर हम इधर से उन ड्रोन को छोड़ेंगे। हमारा ये डिफेंस सिस्टम ना सिर्फ तबाह करता है बल्कि हाईजैक कर लेता है। मैं वहाँ पर सीक्रेट वारफेयर रूम में भी गया था और वहाँ पर क्रिकेट बॉल्स पड़ी थी। मुझे पता लगा उन क्रिकेट बॉल्स के अंदर ग्रेनेड भरे गए हैं और ये कह रहे हैं कि हम प्लानिंग के तहत
सबसे सस्ती क्रिकेट बॉल बेचेंगे। आईपीएल में ये क्रिकेट बॉल जब इस्तेमाल होगी हम यहाँ से रिमोट से धमाके करेंगे। लेकिन अब तक काम बन नहीं पा रहा है। पाकिस्तान पर तो बैन लगे हैं, तो ये सीक्रेट वारफेयर रूम का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। कुछ इस्तेमाल हो चुका है, क्योंकि जब ग्रेनेड बॉल के अंदर भरे जा रहे थे तब धमाके बहुत ज़्यादा हुए। हमारे 150 लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। मैंने वहाँ पर अलग अलग कमरे देखे जहाँ टैंक बनाए जा रहे थे, सस्ते टैंक लकड़ी के। मैंने उनके अपने एयरक्राफ्ट भी देखे। बड़ी बड़ी पतंग बनाई थी जिसके नीचे वो लोगों को बांधकर हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं से शुरुआत तो करनी है, हमें जहाज़ बनाने नहीं आते। लगभग 1500 लोग इन पतंग के नीचे लटकने के कारण, गिरने के कारण मारे जा चुके थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये हमारा 7th जनरेशन फाइटर जेट है जो इतना पतला है, देखने में पतंग लगता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हेडक्वार्टर से मुझसे पूछा जा रहा था, रिपोर्टिंग दो, बताओ क्या तुम वहां तक पहुंच गए। मैंने कहा मैंने सब कुछ देख लिया है, मुझे भारत आना है, मैं यहां रहना नहीं चाहता, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे बिजली के झटके देने होंगे। इसके बाद दोबारा मैं बारूद अजहर के घर गया था और मैंने कहा था मैं मुजाहिदीन बनकर धमाके करना चाहता हूं, मुझे भारत भेजो, भारत भेजो। उसने कहा ठीक है, तुम 50 लोग लेकर जाओ, प्लान तुम्हारा होगा, तुमने इतनी ट्रेनिंग ली है। मैंने कहा मैं चाहता हूं राजस्थान में, क्योंकि वहां पर बॉर्डर तो है लेकिन फेंसिंग नहीं लगी है, रेत को पार करके हम निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कई लोग कोशिश कर चुके हैं, उनका दम घुट जाता है रेत के नीचे जब छिपना पड़ता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका तरीका मैं ढूंढ लूंगा। 50 लोगों को लेकर मैं राजस्थान में घुसने के लिए गया था। हेडक्वार्टर में मैंने सब कुछ बता दिया था। फिर जब सैनिक घेरने के लिए आ गए, मैंने अपने उन मुजाहिदीन को कह दिया था रेत के नीचे खड्डा खोद कर छिप जाओ, कुछ घंटों में मैं तुम्हें निकालने के लिए कोई ना कोई तरकीब बनाऊंगा, इनसे मैं लड़ता हूं। वो मुझे शहीद शहीद कहकर रेत के नीचे खड्डे खोद कर छिप चुके थे। जैसे ही सैनिक आए पूछने लगे मुझसे, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी मिल चुकी थी, कहाँ हैं बाकी के वो आतंकवादी। मैंने कहा उनकी लाशें ज़मीन से निकाल लेना, रेत के नीचे दबे पड़े होंगे, सांस घुट चुकी होगी अब तक। तो 50 लाशें निकाली गई थी। इस तरह मैं भारत वापिस आ पाया और पूरी जानकारी शर्मिंदा होकर दे रहा था कि वहाँ पर क्या क्या देखा मैंने, वो संस्थाएं कैसे काम करती हैं। मुझे झूठा माना जा रहा था, लेकिन मैंने तस्वीरें तक दिखाई जो मैंने वहाँ पर खींची थी। सभी ऐसे हंस रहे थे जैसे कुछ अलग देख लिया हो, लेकिन मुझे इसी की उम्मीद थी। मैं वापस आ चुका था, मेरा नाम बदला जा चुका था, मैंने अपना हुलिया भी थोड़ा सा बदल लिया था, लेकिन पाकिस्तान में मुझे शहीद का दर्जा दिया गया, जो राजस्थान में धमाके करने के लिए गया था और 50 लोगों के साथ मारा गया। मेरी तस्वीर आज भी पाकिस्तान के एक खुफिया अड्डे पर लगी हुई है, नीचे शहीद लिखा हुआ है, और मैं वो खुफिया एजेंट हूँ जो पाकिस्तान में इतना बड़ा मिशन अंजाम देकर वापस आया। अब मिशन क्या, जानकारी ऐसी जुटाई थी जो ज़्यादा काम की नहीं थी, लेकिन समय आने पर बारूद अजहर के घर की छत पर वो एच काम आएगी मिसाइल गिराने के लिए। और वो खुफिया अड्डे पर भी यही आइडिया मैं देकर आया था कि हेलीपैड तो बना लो। उन्होंने अब तक हेलीपैड बना लिया होगा और आगे आने वाले समय में इन ठिकानों पर निशाने लगाए जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है इन ठिकानों को ना उड़ाया जाए। वो उनके जो खुफिया अड्डे हैं, जो चल रहा है, उससे भारत को कम, पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान होगा, ये मेरा मानना है। और मैं अब दोबारा पाकिस्तान जाना नहीं चाहता था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीबोगरीब मिशन था जिसे मैंने अंजाम दिया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जानता हूँ मैं इस कहानी को सुनाते वक्त कई बार अंदर से रोया था। सोचा था मैंने क्या बीती थी, कैसे लोग हैं, लेकिन हो सकता है आपको बीच बीच में हंसी आई हो, तो नीचे कमेंट्स में अपने प्यार को जाहिर ज़रूर करें। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
डरते रहें।